अब आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत की संविधान सभा की हमने स्थापना कर दी है, संविधान सभा का गठन हो गया है। संविधान सभा क्या क्या कैसे कैसे कार्य करती है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो चुका है। सदस्य हमने पहले चर्चा कर ही ली है, 299 सदस्य बच गए थे पाकिस्तान का डिवाइडेशन होने के बाद। ठीक है, यहाँ देख लें हम कार्य प्रणाली या संविधान निर्माण। ठीक है, अब आप आगे देखिए। अब हम 1 बाय 1 करके संविधान का निर्माण करने तक रुकेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की स्थापना हो गई है 6/12/1946 को स्थापना। ठीक है, इसकी पहली बैठक हो रही है, प्रथम बैठक 9/12/1946 को। ठीक है, 9/12/1946 को प्रथम बैठक हो रही है, तो हैदराबाद रियासत इसमें भाग नहीं ले रही है, नहीं ले रही है। अब 46 तक पाकिस्तान बना नहीं था, तो मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मुस्लिम लीग भी भाग नहीं लेगी। या कैबिनेट मिशन ने इस मांग को सीरियस नहीं लिया, इनकार करें, इसलिए 211 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। मैं फैक्ट बताता चल रहा हूँ, आप याद रखते चलें। सच्चिदानंद सिन्हा। अब पहला स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा ही सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति थे क्या? ऐसा नहीं है। आधार क्या रखा इनके बनाए जाने का? वो आधार था, वरिष्ठ था। संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनमें सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े बूढ़े जो बोल सकते हैं, उन सबसे बड़े थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसी आधार पर इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। अब आप संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनने के बाद 9 तारीख तक ये काम हो चुका है। आगे चले, देख ले एक बार, आप ढंग से याद करते चले, लिखते चले, दिमाग में बैठाते चले। याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन दिमाग देखने से भी याद होती है कई चीज़ें, तो आप एक बार इनको याद कर लें। आगे देखें आप, अगला दिन 11, अगला दिन का मतलब ये नहीं 10 तारीख कर दें आप मेरे ऊपर। अगला दिन का मतलब क्या हो गया? अगले दिन से तात्पर्य हो गया जब भी अगली बार मिलेंगे। ठीक है, यानी दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कितनी तारीख को हो रही है? 11/12/1946 को। ठीक है, अब कौन आ जाएंगे? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष कौन, किसे निर्वाचित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, HC मुखर्जी उपाध्यक्ष हैं। ठीक है,
इसके बाद वीटी क्या कहते हैं कृष्णामाचारी भी इसके उपाध्यक्ष हैं, यानी 2 उपाध्यक्ष हमारे पास हैं। एक इसके अलावा BN राव संवैधानिक सलाहकार, ये नाम थोड़े से याद रख लें आप, संवैधानिक सलाहकार BN राव, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, आगे आप बात करें, ये तो प्रोसीजर होता जा रहा है, अब शुरुआत चल रही है। पहली बैठक हो गई, दूसरी बैठक हो गई, यानी अब ये लोग इकट्ठा होना शुरू कर रहे हैं। इकट्ठा होने का कारण यही है कि संविधान के संदर्भ में, संविधान के निर्माण के विषय में क्या क्या चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले पदाधिकारियों का नियुक्ति की जा रही है कि पदाधिकारियों को हम नियुक्त करें। पदाधिकारियों को नियुक्त करने का कारण यही है कि सबको अपने दायित्व का पता रहे और वह अपने दायित्व का निर्वहन करने की योग्यता अर्जित कर सके। तो ये दूसरी बैठक हो रही है, और दूसरी बैठक में हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार BN राव की नियुक्ति कर दी है। आगे चले, कई बार ये आ जाता है कि पहली बैठक, अब देखो जानकारियाँ बहुत सारी हैं, आपको अपने माइंड में रखना है कि जो पहली बैठक हुई थी वो संसद के केंद्रीय भवन में हुई थी, ऐसा पूछा गया कई बार। कहाँ हुई है? संसद के केंद्रीय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। आगे चले, तीसरी बैठक जो है वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए बैठ रहे हैं हम। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, यहाँ मिस्टर नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, पूरा नाम लिख दूँ ताकि आपको ध्यान रहे, जवाहरलाल नेहरू, जो कि तात्कालीन समय में उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं साहब। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व क्या है? ये उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना में भी परिलक्षित होते हैं या भारतीय संविधान में भी परिलक्षित होते हैं। यानी जैसा मिस्टर क्या नाम है इनका, जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किए हैं, वैसे के वैसे ही प्रस्ताव भारतीय प्रस्तावना में भी है और भारतीय संविधान में भी उनको स्थान दिया गया है। तब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण को लेकर कुछ विचार रखे थे या कुछ दृष्टिकोण भारतीयों का उपस्थित करने का प्रयास किया था। तो उस उद्देश्य की जो पहली बात थी कि भारत कैसा गणराज्य कहलाएगा? संप्रभु राष्ट्र रहेगा या बनेगा, संप्रभुता रहेगी, यानी इसमें मेन तत्व क्या रहेगा? भारत संप्रभु राष्ट्र बनेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कही कि संप्रभुता किस में निवास करेगी? जनता में निवास करेगी, यानी जनता को शक्तिशाली बनाने का काम किया गया। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि भारत या भारतीय संविधान मानव कल्याण के लिए भी कार्य करेगा। ठीक है, या विश्व शांति के लिए भी कार्य करेगा, विश्व शांति के लिए भी काम करेगा और मानव कल्याण के लिए भी काम करेगा, ऐसी इनकी धारणा है। आगे चलें आप। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी ब्रिटिश प्रांत, क्योंकि तत्काल में भारत नहीं, जो भी ब्रिटिश प्रांत भारतीय संघ में शामिल होगा उसकी सीमाओं उसे शामिल होने दिया जाएगा। मतलब खुले दिल से हम ब्रिटिश प्रांतों का भारतीय संघ में सम्मान या स्वागत, ब्रिटिश प्रांत का भारतीय संघ में या भारत संघ में प्रवेश उस प्रवेश किया जाएगा या उस प्रवेश का स्वागत किया जाएगा। ठीक है ना, यानी उसे मान्यता दी जाएगी, यानी कोई किसी को भी इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी बाहरी क्षेत्र जो ब्रिटिश प्रांत में नहीं है, कोई बाहरी प्रांत है, अगर वो ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर भी कोई प्रांत है, अगर वो भारतीय संघ में प्रवेश चाहता है
तो उसको प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। और उनकी संप्रभुता का भी काम किया जाएगा, उनकी यानी उनकी संप्रभुता की रक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रहे, ये जो अधिकार आपको मिले हैं ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, जैसे मौलिक अधिकार, आस्था, जो भी है, धार्मिक मान लें, विचार, अभिव्यक्ति, भ्रमण की, निवास करने की जो स्वतंत्रताएं हैं, उनको भी भारतीयों या भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का भी सम्मान किया जाएगा। वो स्वतंत्रता चाहे विधि के समक्ष और इसके अलावा विधि के समक्ष समानता होगी, ये सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब समानता और स्वतंत्रता जैसे जो विचार हैं वे भी उस उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए। यानी नेहरू जी ने एक शॉर्ट में भारतीय संविधान के आदर्श या दृष्टिकोण कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करते हुए बताया कि हम किन किन आदर्शों में विश्वास करते हैं। ये हमारे जो आदर्श थे भारतीय नागरिकों के लिए, उन आदर्शों को भी मानने की बात कर रहे हैं कौन? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारत के जो उपाध्यक्ष हैं या आने वाले समय के जो प्रधानमंत्री हैं, वे बता रहे हैं कि भारत की आने वाली राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की होगी, किस तरह के अधिकार भारतीयों को मुख्यतः प्रदान किए जाएंगे। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि भारत प्रारंभ से ही नहीं, भारत की नस्लों में या भारत के रग रग में ही इस तरह के विचार भरे हुए हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत आज से ही नहीं, पुराने समय से ही हर तरह से विश्व के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने का काम करता है, ठीक है। आगे देखें आप, संविधान सभा के अब हम बात करेंगे समितियों की। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हो गए, यानी संविधान सभा ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। अब उसमें जो सबसे बड़ा काम आएगा वो देखते हैं, समितियों का निर्धारण किया गया। सबसे बड़ी जो समितियां हैं वे संविधान के निर्माण में काम करेंगी। तो कौन कौन सी समितियां हैं? अच्छा, एक बात और देख ले, 13 से 19 दिसंबर 1946 तक इन उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जैसा कि मैंने अभी बताया भी था, हम लोग क्या है, चर्चा और बहस करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम किसी की बात मान लें तो क्यों मान ले साहब, बता भाई क्यों माने तेरी बात, ऐसा हमारा विचार रहता है। तो जब उसको ठोक बजाकर उस विचार के बारे में पता कर लेते हैं, तब हम उस विचार को स्वीकार करना चाहते हैं। तो ऐसे ही इन दिनों, इतने दिनों तक वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद 22/12/1946 को स्वीकृति दी जा रही है इन उद्देश्य प्रस्तावों को, ठीक है। यानी उद्देश्य प्रस्तावों को क्या मिल गई है? स्वीकृति मिल गई है। आगे चलें आप, तो आप आगे देखें, 22/12 मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये 47 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर की बात है, ठीक है, ध्यान रखें आप। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिलती है इन उद्देश्य प्रस्तावों को, और ये प्रस्ताव संविधान निर्माताओं के सामने एक विकल्प के तौर पर रहते हैं कि हमें इन उद्देश्य प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण करना है। अब मैं बात कर रहा था, इसको ध्यान कर ले इस डेट को, ठीक है। चर्चा की इतने दिनों तक और इस दिन इसको लागू कर दिया। तीसरी बैठक की बात करें, आगे चलते हैं। अब 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें, 3 बैठकें हुई हैं अभी तक, टोटल 11 बैठक हुई है संविधान के निर्माण में। तो आगे बात कर रहे हैं हम समितियों की। अब देखो, समितियां 2 तरह की थी। बड़ी समिति, जिनकी संख्या 8 लग निश्चित, और कुछ थी छोटी समितियां जिनकी संख्या लगभग 13 या ज़्यादा थी, ऐसा कोई, बहुत सारी थी छोटी छोटी समितियां, ठीक है। अब इनकी बात करें, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहली तो थी संघ शक्ति समिति,
जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे याद करा करें। संघीय संविधान समिति, ठीक है। राज्य समझौता समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? मिस्टर प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री होने वाले JL नेहरू, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, इसके बाद आती है मूल अधिकार, मूल अधिकारों के बाद आते हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के बाद आते हैं जनजाति क्षेत्र, उसके बाद आते हैं जो छोड़े हुए जो क्षेत्र हैं, इनके अलावा छोड़े गए क्षेत्र। इन दोनों समितियों के हैं मिस्टर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसके बाद एक समिति आती है क्रिया नियम, कार्य नियम, समिति, और कार्य नियम समिति क्या आती है? संचालन समिति, संचालन समिति, इनके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखो आप लोग ये नहीं देखें कि याद, पहली आदत तो ये डालें कि हाँ हम याद कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम में इतनी एनर्जी है, हम में इतनी कैपेसिटी है, तो उसके बाद आप याद कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि याद नहीं हो सकते हैं तो फिर ज़िंदगी में ही नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान कर लें आप, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि याद नहीं हो सकते हैं तो याद नहीं। 8 बड़ी समितियाँ, इनकी संख्या फिक्स है, संख्या पूछी जाती है, समिति क्या है और इसका अध्यक्ष कौन है ये पूछ लिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि इन समितियों के, और ये सब जो नाम मैं बोल रहा हूँ वो संविधान सभा के सदस्य भी हैं, जहाँ वहाँ कम रह गए थे यहाँ फुल हैं, जितने हैं उन सब सदस्यों का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति है उसकी अभी हम लिखेंगे जब उसका अध्ययन करेंगे, उससे पहले हम देख लें छोटी जो समिति है, छोटी समिति का लिख लें आप, 13 हैं, उनमें से नाम लिख लेंगे हम 4-5 के नाम, वो काफ़ी होंगे हमारे लिए। तो उनमें लिखे पहला नाम, हालांकि मैं लिखूंगा तो सही रहेगा और लिखने की ज़रूरत है तो मैं लिख देता हूँ, आपको पता है वैसे तो कौन सी समिति की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपने देख ली होंगी, यहाँ देखें, यहाँ से देखा करें, मैंने एक साथ लिखी है। जिसकी पटेल जी अध्यक्ष हैं वो पटेल जी के साथ हैं, जिसके नेहरू जी अध्यक्ष हैं वो नेहरू जी के साथ हैं, और जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद के साथ हैं। और एक है बिल्कुल अलग व्यक्ति लेकिन महत्वपूर्ण, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ठीक है। अब छोटी समितियों में देखिए, राष्ट्र ध्वज संबंधी कई ज्ञानियों को ज्ञान आ जाएगा अभी। तदर्थ समिति, अब यहाँ आप खुद सोचिए किसका नाम आएगा। कई तो सोच रहे हैं साहब JB कृपलानी आने चाहिए, और मेरे जैसे कुछ ज्ञानी कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आने चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति है उसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ये हटा देंगे तो कृपलानी साहब आ जाएंगे। ठीक है, एक समिति और बन रही है संघ सरकार के संघीय सरकार के वित्तीय मामलों के लिए। नलिनी रंजन सरकार, नलिनी रंजन सरकार, याद करिए आप, नलिनी रंजन सरकार संघ सरकार के जो वित्तीय मामले हैं उनके बारे में है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप सुप्रीम भाषाई आयोग, भाषाई आयोग भी एक छोटी समिति है, इसके एस.के. डार। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए तदर्थ समिति, मेरी राइटिंग आप जैसी नहीं है, अच्छी, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप सुने। वर्दाचारी, एस वर्दाचारी। ठीक है, तो आप ये ध्यान करें, इसी व्यक्ति को एक और समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और वो समिति है नागरिकता के लिए तदर्थ समिति। नागरिकता, भारतीयों को जो नागरिकता मिलनी चाहिए थी उस नागरिकता के लिए एस वर्धाचारी। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे इसलिए एस ऐसा बना देता हूँ मैं, मेरा एस अहम लग रहा होगा आपको। ठीक है, एस वर्धाचारी, और ये एस वर्धाचारी ही क्या है, नागरिकता पर, सिटीजनशिप, नागरिकता पर तदर्थ समिति, तदर्थ को कहते हैं एडहॉक और नागरिकता कहते हैं सिटीजनशिप को। ठीक है, इसके भी यही भाई साहब हैं, ध्यान रखें आप, यही भाई साहब इसके भी हैं। अब ये क्या है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, मैं 50 बार बता चुका हूँ, 50 बार तो नहीं, गिनती इतनी आती नहीं मेरे को। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो भाई साहब हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के क्या नहीं है, ये सदस्य, संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। वो कहाँ गई, नलिनी रंजन सरकार, ये भी संविधान सभा की सदस्य नहीं है, ये इसके डार भी नहीं हैं। अब आप एक बात और ध्यान कर लीजिए, एक और था क्या कह रहा था, क्रिया संचालन, कार्य संचालन समिति के मुंशी, कार्य संचालन जो समिति है उसको भी लिख ले, कार्य संचालन, संचालन समिति जहाँ आएगी वो कहाँ गया, राजेंद्र प्रसाद के पास। लेकिन कार्य संचालन समिति अगर आएगी तो आप किसके पास जाएंगे, के.एम. मुंशी, ये संविधान सभा के सदस्य हैं। तो जो नहीं है उनके आगे मैंने लिख दिया है नहीं है। ठीक है, देखिए आप सुनने पर कंसंट्रेट करें, आ जाएगा, कोशिश करेंगे अच्छे से आ जाएगा, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। वो जो दो लिखाने के कारण है वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, ये ध्यान कर लें आप, संविधान सभा में योगदान दे रहे हैं। ऐसे मैंने बात की थी कि 15 महिलाएं थी, 15 महिलाओं का योगदान रहा है, लेकिन साइन करने के वक्त या साइन जो किए हैं वो 13 महिलाओं ने किए, 2 महिलाओं ने साइन नहीं किए हैं, संविधान पर हस्ताक्षर नहीं है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन आ जाते हैं, जिनकी बात हम चर्चा करते हैं तो वो बातें क्लियर होती जाती है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखें, सुने, समझें, फिर आगे बढ़ें आप। ये जितने भी लोग हैं, के मुंशी और राजेंद्र प्रसाद के अलावा जो मैंने 3 नाम लिखे हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, ये ध्यान रखिए आप। अब आगे चलते हैं हम, हमने समितियों का निर्माण तो कर दिया है, अब हम एक जो मुख्य समिति है हमारी, प्रारूप समिति, पहली बात तो याद कर लें कि वह एक बड़ी समिति है। कैसी समिति है वो, बड़ी, और बड़ी समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसकी स्थापना की गई थी 29/8/1947 को, 1+6, इसके अध्यक्ष हैं 29/8/1947। तारीख याद रह जाएगी ना आपको, जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं क्योंकि तारीख आने वाली है परसों। 29/8/1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी और इसमें 7 सदस्य हैं। अब 7 सदस्यों में से एक तो अयंगर हैं, अय्यर हैं, मोहम्मद सैयद
सादुल्ला, BN मित्र, PD खेतान, और खुद ये, ठीक है। तो ये मुख्य सदस्य हैं, लेकिन ये मूल, क्या कहते हैं इसको, मूल प्रारूप समिति के सदस्य हैं। मूल प्रारूप समिति में कौन हो गए? BR अम्बेडकर हो गए, अय्यर हो गए, आयंगर हो गए, मोहम्मद सैयद सादुल्ला हो गए, और डॉक्टर के मुंशी जो मैंने पहले बताए थे वो हो गए। ये कौन है? के मुंशी। ये हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। और ये हैं एन गोपालन स्वामी, एन गोपाल स्वामी आयंगर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़े एग्जाम में आजकल इनके पूरे नाम देने लग गए हैं, पूरे नाम पूछते हैं, ठीक है। एन माधवन को BN मित्र की जगह, क्योंकि बीमारी के आधार पर इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया, और PD खेतान की डेथ होने की वजह से इनकी जगह आ गए हैं TT कृष्णाचारी। ठीक है, ये नए जुड़े, इसलिए मैंने कहा ये मूल में है। मूल प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन है? याद कर लें आप, पूछा जाएगा इनके लिए, ठीक रहेगा ना। तो पहले व्यक्ति ये, दूसरे ये, तीसरे ये, चौथे ये, पांचवें ये, छठे ये, सातवें ये, फिक्स। अब इसके बाद क्या समस्या आ रही है कि ये तो इनकी तो डेथ हो गई, ये तो भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है, डेथ हो गई, और इनकी हेल्थ खराब। डेथ और हेल्थ को ध्यान रखेंगे आप। इन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज के आधार पर क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर इस्तीफा दे दिया, तो एन माधवन आए, इनकी डेथ हो गई। डीपी की, डीपी जानते हो ना, डीपी लगाते हो आप, डीपी लगाते हो ना, तो डीपी को याद रखना। जब भी डीपी शब्द आपके माइंड में आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है मेरा थोड़ा बोलने का तरीका ऐसा हो, लिखने का तरीका ऐसा हो, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपके दिमाग में बैठ जाए, कोई भी चीज़ आपको बार बार जोर नहीं देना पड़े याद करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 1+6 सदस्य हैं। 29/8/1947 को इसका गठन हुआ है, प्रारूप समिति का गठन कहते हैं, संगठन तो नहीं कहेंगे, ठीक है। ये गठन हो गया। गठन होने के बाद इसके सदस्यों को देख ले, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सैयद सादुल्ला। BN मित्र की जगह एन माधवन को डीपी की जगह TT कृष्णाचारी और KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी, ये इनके पूरा नाम है, ठीक है। इनके सबके पूरे नाम याद रखें आप, ठीक है। तो ये सारे काम हो गए। अब प्रारूप समिति आप समझते हैं कि बड़ी समिति है, प्रारूप समिति का क्या काम है? ये सिर्फ प्रारूप बनाने का काम करेगी। प्रारूप कैसा होगा संविधान का? जो जो सूचनाएं आएंगी या जो जो आवश्यक चीज़ें होंगी उनको जब एकत्रित किया जाएगा तो उन्हें किस तरह से डेवलप किया जाएगा, पहले भाग में क्या होगा, दूसरे भाग में क्या होगा, कितने अनुच्छेद होंगे, उन अनुच्छेदों को किस तरह से सेट किया जाएगा, इस तरह की जानकारी जो है वो प्रारूप समिति के अंतर्गत आती है। आप ये देख लीजिए, ये तथ्य बहुत ज़्यादा हैं, इन तथ्यों का ध्यान कीजिए और इन तथ्यों को ध्यान करते करते ये याद करने की कोशिश कीजिए। मैं जितना सुंदर लिख रहा हूँ आपको उससे सुंदर लिखना है, ठीक है। और जब आप इसको सुंदर करने के लिए, सुंदर लिखने के लिए लिखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा, ये अपनी गारंटी है। जो मेरे लिखे हुए को सुंदर कर देगा ना, उसको याद हो जाएगा पक्का, वहाँ बैठे बैठे लिखते लिखते ही। तो याद करें आप, ठीक है। कई बार बहुत अच्छी चीज़ भी हमको आकर्षित नहीं कर पाती है, जितनी कई बार कई ज़्यादा सुंदर नहीं होती है लेकिन आकर्षित कर लेती है। तो आप जब इसको मॉडिफाई कर देंगे तो श्योर आपको याद हो जाएगा, पक्की बात है ना। करके देखिए, आप करके देखिए और मुझे बताइए कि ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा। और इससे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये प्रश्न पूछा गया है, डीपी खेतान और BN मित्र को लेकर ये प्रश्न क्या किया गया है,
पूछा गया, एन माधव राव या माधवन राव, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, हेल्थ को, डेथ को, डीपी को, 6+1 को और 29